Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। So welcome back to our physics class। आज हम वेक्टर जो पढ़ रहे थे उसका एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट वेक्टर्स का हम जब करते हैं तो दो तरीके हैं वेक्टर्स को प्रोडक्ट करने का। एक है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, उससे सवाल कैसे बन सकते हैं, वो भी हमने उस वीडियो में कवर किया है, इसलिए उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारा हेडिंग है आज का, आप हेडिंग दे सकते हैं क्या ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है, अब हम उससे प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन कैसा प्रोडक्ट करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। इसके पहले जो था वो क्या था? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था? जो रिजल्ट आता था वो भी क्या होता था सर? स्केलर होता था। और स्केलर होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट भी क्या रहता था? मैग्नीट्यूड रहता था, कोई डायरेक्शन नहीं रहता था। बट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। मतलब दो वेक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो नया चीज रिजल्ट बनेगा वो भी खुद एक वेक्टर होगा। और वेक्टर होने का मतलब यह है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ और साथ डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है कि नहीं? तो पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन लिखे हुए आपको पढ़ देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? देखिएगा, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है, ये रहा एक प्लेन, ठीक है। इधर एक वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, और इधर एक वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? और इन दोनों का आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सर वेक्टर प्रोडक्ट कीजिए। सुनिएगा ध्यान से, यहां हमने लिख दिया है, फिर आपको पढ़ देंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले आपने क्या पढ़ा? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते थे? डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिखने का तरीका ये होगा कि मान लेते हैं जो रिजल्टेंट इसका आएगा, वी डोंट नो राइट नाउ, हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आएगा वो हम मान लेते हैं सी वेक्टर होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पढ़ेंगे कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो, या वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो जो नया रिजल्ट है वो क्या मान लिया? अभी हम फिलहाल सी वेक्टर हमने मान लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, बोलिए क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक हमें नहीं पता कि किधर होगा। अगर मैग्नीट्यूड, अगर ये वेक्टर है तो इसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा, सब कुछ बात करेंगे। स्टार्ट करें समझना, सुनिएगा ध्यान से। जब इस चीज को आप निकालने जाइएगा तो आपको क्या क्या जरूरत होगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या क्या जरूरत होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं थोड़ा देर के लिए, या ए लिख दीजिए खाली। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या लिख दीजिए? इस तरह से लिख दीजिए आप थोड़ा देर के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और क्या लिखना होगा जानते हैं? आप जब डॉट लिखते थे ना तो क्या करते थे? कॉस थीटा लिखते थे, याद कीजिए। अभी क्रॉस लिखा हुआ है, डॉट नहीं है, तो यहां क्या लिखना होगा आपको? साइन थीटा। क्या लिखना होगा? साइन थीटा। और ये जो थीटा है ए और बी के बीच का एंगल है। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? लेकिन देखिए ध्यान से, समझिएगा चीज को। लेकिन यहां से जो भी चीज आया है क्या है? ये सर मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या है सर? बी का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा, साइन थीटा का डायरेक्शन नहीं होता, ये भी क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड। तो सब कुछ तो मैग्नीट्यूड, सर डायरेक्शन कहां है? ये तो वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन शो करने के लिए एक वेक्टर यहां जानबूझ के दिया जाता है, जिसे हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? एन कैप। एन कैप कुछ और नहीं, यूनिट वेक्टर है। क्या है? इसका काम सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन बताना। बोलो नहीं बताया क्या? क्लियर है कि नहीं है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट 1 होता है, और इसका काम सिर्फ क्या है? डायरेक्शन बताना। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड शो करेगा, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है डायरेक्शन शो करेगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलकर के क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? सवाल ये है कि सर ये डायरेक्शन कैसे निकाले, वो हम बात करेंगे। लेकिन अभी डायरेक्शन के लिए कौन है वहां पे? एन कैप। एन कैप क्या शो कर रहा है? यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर से। क्लियर है कि नहीं है यार? समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में इन चीजों को ऐसे लिखते हैं, शॉर्टकट में इस तरह से लिख देंगे, ए बी साइन थीटा। यहां तक मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए
एन कैप लगा दिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अरे ए वेक्टर मैग्नीट्यूड सिंपल ए लिख सकते हैं ना, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड सिंपल बी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, मैग्नीट्यूड तो ये होगा, कोई डाउट नहीं है। सर डायरेक्शन ये होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा, कैसे निकालेंगे, इस पे बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर लगेगा क्या जानते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या? राइट हैंड स्क्रू रूल। देखिए दो तरह का स्क्रूज होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड स्क्रू, एक होता है राइट हैंड स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अगर ये आपका स्क्रू है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका स्क्रू है और हमने बोर्ड पर इस तरह से इस चीज को रखा है, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जरा बताइएगा, अगर हम इसको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज यहां पे घुमा रहे हैं, तो ये अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? अंदर जाएगा। कुछ स्क्रूज ऐसे होते हैं कि जिसे इस क्लॉकवाइज घुमाने से बाहर आता है, उसे लेफ्ट हैंड स्क्रू बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि ये है, आपको पता नहीं होगा, आप मार्कर कभी खोलिएगा तो आप खोलना चाहेंगे तो कैसे खोलेंगे, बोलिए तो ऐसे खोलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोलेंगे ना। एंटी क्लॉकवाइज ये टाइट होता, खुलता नहीं है, इसको खोलने के लिए हमको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड स्क्रू है। समझ में आ रहा कि नहीं? हमें यहां पे कौन सा स्क्रू लेना है, राइट हैंड स्क्रू, कि क्लॉकवाइज घुमाने से अंदर जाना चाहिए। अगर हम इस तरह से रखे हैं, मान लीजिए इस तरह से फंसाए हुए हैं, अगर हम इस तरह से क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं तो ये अंदर जाना चाहिए। ये क्या है, राइट हैंड स्क्रू का बात हो रहा है। तो राइट हैंड स्क्रू की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहां पे डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम एक काम करेंगे, जिस प्लेन पे आप दो वेक्टर्स को रखे हैं, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है, कोई भी दो वेक्टर हमेशा किसमें होता है, एक प्लेन में होता है। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ऐसा नहीं। कोई भी दो वेक्टर कैसे भी खींच दो तुम यार, ऐसे खींच दिया और ऐसे खींच दिया, क्या ये दोनों एक प्लेन में नहीं है? अभी प्लेन में नहीं दिख रहा है। हमेशा दो वेक्टर्स हमेशा किसमें होता है, एक प्लेन में। तो तीन वेक्टर जब आता है तो टेंशन होता है, लेकिन फिलहाल दो वेक्टर्स के बारे में बात हो रहा है। लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टेंशन नहीं लेने का, थ्री वेक्टर्स नहीं है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो हमने ये पे एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन में दो वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी क्या है, सी वेक्टर हमने निकाला है। और सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब ये सवाल। तो हमने अभी बताया कि स्क्रू रूल, क्या, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहां पे रख दिए स्क्रू इस तरह से। अब ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे, ये डिसाइड आपको तब करना है, आपको किससे किसको क्रॉस करना है ये देखना पड़ेगा। किससे किसको क्रॉस करने का मतलब ना, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है कि बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, ये देखना पड़ेगा। मतलब सर लास्ट जो वीडियो हमें मिला था, ए डॉट बी लिखते थे या बी डॉट ए लिखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहां प्रॉब्लम है कि ए क्रॉस बी लिखने का मतलब अलग है और बी क्रॉस ए लिखने का मतलब अलग है। क्लियर है कि नहीं? तो आप स्क्रू को ऐसे रखेंगे कि आप स्क्रू को ऐसे रखेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए कर रहे हैं। फिलहाल बोलिए क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, तब आपको ऐसा रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ए वेक्टर जो आपको दिख रहा है ना, असल में ये जो प्लेन आपका दिख रहा है, ये प्लेन ऐसे नहीं है। ये प्लेन किस तरह से है, तो आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये असल में इस तरह से, इसको दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये ऐसा है, बोर्ड में तो ऐसा बना नहीं सकते हम। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसा है, मतलब ए वेक्टर किधर है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है। तो आप अगर स्क्रू ऐसे रखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो ए से बी की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं यार? ए से बी की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और अगर बी क्रॉस ए निकालते हैं तो बी से ए की तरफ जाना पड़ता, तो स्क्रू को कैसे रखना पड़ता, ऐसा रखना पड़ता, बी से ए की तरफ जाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? फिलहाल ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो हमें प्लेन चूंकि इस प्रकार है तो स्क्रू कैसे रखना पड़ेगा, इस प्रकार रखना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? बनाए क्या एक स्क्रू, ड्राइंग थोड़ा खराब है लेकिन कोशिश करते हैं। एक स्क्रू बना रहे हैं, ठीक है, हंसना मत, कोशिश कर रहे हैं बस। अब खराब बन भी सकता है, फीलिंग को समझना भाई साहब, फीलिंग को सर। यहाँ ड्राइंग क्लास चल नहीं रहा है, नोट्स भेजा गया है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्रू यहाँ पे इसका टॉप बना देते हैं। क्लियर है? अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि सर ऐसा अगर रखा हुआ तो इसको अगर ऐसे घुमाएंगे, ए से बी की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ए इधर है, बाहर की तरफ है, ए ऐसे है,
और बी किधर है, ऐसा है, तो ए से बी की तरफ जाना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ जाना, मतलब कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है यही एन कैप का डायरेक्शन है भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो किसका डायरेक्शन है, सी वेक्टर का डायरेक्शन है, और सी वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर ए क्रॉस बी अगर इधर है तो बी क्रॉस ए किधर होगा? कुछ नहीं, इस स्क्रू को उल्टा करके लगा दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो किधर चला जाएंगे, बी से ए की तरफ। अभी फिलहाल हम ए से बी की तरफ गए ना, अब ए से सॉरी बी से ए की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आप इसका उल्टा साइड ले लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, ये किसका डायरेक्शन निकल जाएगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? मतलब सर ए क्रॉस बी निकालिए चाहे बी क्रॉस ए निकालिए, मैग्नीट्यूड तो सर ए बी साइन थीटा ही होगा, खाली ये जो डायरेक्शन वाला कहानी है ये ऑपोजिट हो जाएगा। बोलो हाँ किधर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या आने वाला है, सिर्फ ऑपोजिट आने वाला है। वैल्यू सेम आएगा दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गया है? डेफिनेशन पढ़ दिया जाए। चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब देखिएगा डेफिनेशन में क्या क्लियरिटी मिल रहा है आप लोगों को। यहां पे कैप रखा था मैं आज। चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए या वेक्टर प्रोडक्ट कीजिए, क्या होगा, इज डिफाइंड एज अ वेक्टर, इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। जो इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो निकलेगा रिजल्ट वो खुद भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक, एज अ वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड, इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, हैविंग अ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो लिख रहा है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, प्रोडक्ट कर दिए। क्या लिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विद द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख करके प्रोडक्ट किए, साथ में साइन को भी मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट किए हैं किसके साथ ना, साइन थीटा के साथ। थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, हमने शुरू में बता दिया। क्लियर है कि नहीं? तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या बोलेंगे सर, ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? यहां तक तो बात हुआ मैग्नीट्यूड का। यहां लिखा था मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, साथ में क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, एंड, चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलने वाला, साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी ये जो प्लेन आपको दिखाया था ये प्लेन ऐसा था, और ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर निकला, अभी ऊपर की तरफ। तो क्या इस प्लेन का परपेंडिकुलर नहीं है ये वेक्टर, जो रिजल्ट आया है? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है? हमेशा होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, या ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ऐसा हो रहा, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ऐसा हो रहा। दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स आ रहा है। ये दो वेक्टर हमेशा पर प्लेन में रहेगा, जिस प्लेन में रहेगा उस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए आएगा। एंड द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। अब इस चीज को समझते हैं, जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का, वो दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन का परपेंडिकुलर हमेशा होगा, हमेशा होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा उस प्लेन का परपेंडिकुलर होने वाला है। और साथ में ये कह रहा है कि किधर होगा, ये जो प्लेन था ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगा कि नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, इट विल बी डिसाइडेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर है कि नहीं? आपको सच बता रहा है, राइट हैंड स्क्रू रूल भी हम नहीं लगाएंगे आगे जाके, हम शॉर्टकट तरीका लगाएंगे, लेकिन ये थ्योरी है, आपके बोर्ड्स के लिए ये समझना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? हम आपको ट्रिक बता देंगे, इतना लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? थ्योरी है तो पढ़ना है ना भाई, उसका सीधा ट्रिक ही पढ़ लेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे, ध्यान दीजिएगा। अब एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे।
वेक्टर प्रोडक्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है जो नोट करेंगे आप लोग। जैसे कि पहला बात लिख रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर, नाम ही है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक वेक्टर निकलेगा। इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, ये सब बातें चर्चा हो चुकी है। तो वेक्टर बनेगा जो रिजल्ट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। अभी बात किया हमने कि जिस प्लेन में दो वेक्टर होंगे उस प्लेन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये तो समझ में आ चुका होगा। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, अब यहां पे हम ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। ठीक है, ये जो ए वेक्टर आपको नीचे दिख रहा है ना, एक्चुअली नीचे नहीं है, अगर नीचे है, चलो मान लेते हैं। ठीक है, ये नीचे है और ये ऊपर की तरफ, जैसा दिख रहा बिल्कुल वैसा है। तो क्या करना होगा जानते हो, अगर आपको निकालना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो आपको क्या करना है जानते हैं? सिंपल, ध्यान दीजिएगा। ए पर हाथ रखिए इस तरह से और बी के तरफ चले जाइए, और जो ये थंब दिख रहा है ये थंब ही होगा एक्चुअली किसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बोले क्लियर है कि नहीं? और याद रखिएगा ये जो ऊपर की तरफ का डायरेक्शन दिख रहा है अप, वो हमेशा डॉट डायरेक्शन होता है, डॉट लिखते हैं। और अगर यही चीज अंदर की तरफ होता तो उसको क्या लिखते हैं, क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, डॉट कहां पे सिंबल यूज होता है, आउट ऑफ द पेज। मेरा बोर्ड है, आपका कॉपी में लिख रहे हैं तो पेज है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ पेपर। और अगर कहीं क्रॉस लिखा हुआ और घेरा हुआ इस तरह से, इसका मतलब होता है इनसाइड पेपर। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी पे हाथ रखेंगे इस तरह से, देखिएगा ध्यान से, और ए के तरफ चलेंगे तो डायरेक्शन किधर दिख रहा है, इनसाइड दिख रहा है, तो क्रॉस लिख देते हैं यहां पे। समझ में आ रहा कि नहीं? डायरेक्शन निकालना, स्क्रू मत लगाओ, इस रूल को लगाओ। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, एक वेक्टर है जो कि सी वेक्टर हम लिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सी वेक्टर बन रहा है ना बच्चा, ये सी वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर होगा और ये सी वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर होगा। बोलो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये सी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों का ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट एसेंशियल। याद रहेगा, ये जरूरी नहीं है कि होगा, लिखा है। अब लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने शुरू से पढ़ा, फिर पढ़ देते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर जिस प्लेन में होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, जो नया वेक्टर आएगा। ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर है। ये जो नया वेक्टर है सी वेक्टर, ये ए का भी परपेंडिकुलर होगा, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और बी का भी परपेंडिकुलर होगा। लिखा है दो द वेक्टर्स ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। यही चीज यहां पे बताएं कि ए और बी जो वेक्टर्स आपको दिख रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया है? चलिए अब कुछ बातें और एक्स्ट्रा करेंगे हम यहां। क्या ये बातें आपने नोट कर लिया है? यहां पे कुछ बातें हम यहां पे और एक्स्ट्रा करेंगे, ध्यान दीजिए। इसी से रिलेटेड बातें, इसी पॉइंट से रिलेटेड बातें। तो देखिएगा, जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो निकालने का तरीका क्या है? सर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यस और नो? ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है खाली, और साथ में क्या लिखते हैं, एन कैप, डायरेक्शन के लिए। क्लियर है कि नहीं? क्या आप, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्या आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हो? सर नहीं लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन उल्टा होगा, नहीं लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्या आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखे हैं और साथ में आगे एक माइनस का साइन दे दिए,
माइनस का साइन दे देने का मतलब ऑपोजिट साइन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिख सकते हैं? यस, ये जब आप लिखेंगे तो ये आपका करेक्ट होगा, लेकिन ये आप जब लिखेंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एक बात और कह रहे हैं, हम अभी शुरू में ही कह दिए थे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मोड लगा दिए, इक्वल होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना बच्चा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तुम यहां निकाला, मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है? ए बी साइन थीटा। दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड, यहां से यहां तक, ये तो डायरेक्शन है। ये बात तो यहां भी आएगा, और बी क्रॉस ए जब करेंगे तब भी तो यही आएगा। हो सकता है बी तो पहले लिखवा रहे, ए इंटू बी और बी इंटू ए, सेम ही बात है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, जो कि किसके बराबर होगा ना सर? ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? यहां पे ये बात नोट कर सकते हैं, बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए have same magnitude but opposite in direction। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हो रहा है सबको? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होने वाला है? ऑपोजिट होने वाला है। इस चीज को नोट करके बढ़िया से अंडरलाइन करके रख लेंगे आप। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? ये बात को लेकर के हमने यहां तक बातें आपको बताया। यही बात से आगे बढ़ के नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, लिख रहा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ करता था? याद करें कि हम लिखते थे, याद कीजिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट तो सही बात है, कॉम्यूटेटिव होता है, मैंने ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह ए लिख दिया। क्या इस समय ऐसा हो रहा है? क्या ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए लिख पा रहे हैं? बी क्रॉस ए लिख पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं क्या? नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहा है? ये तो ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर आप चाहते हैं कि क्या है तो यहां हमने लिखा है, देखिए ए क्रॉस बी जो है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। क्लियर है? क्या दोनों बातें क्लियर है? अब हम इस बात को समझेंगे, क्या अगर ये कॉम्यूटेटिव नहीं है तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है? चेक करेंगे हम, ठीक है? ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। ऑर्डर जो है स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड होना चाहिए, मतलब ए क्रॉस बी की जगह गलती से ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, ए है, क्रॉस कर रहे हैं आप किसके साथ ना? बी प्लस सी के साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर कैसे शो करेगा ना? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे पहले, तो क्या लिखना पड़ेगा? ए क्रॉस बी, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर ए वेक्टर को लिखेंगे और फिर सी वेक्टर को लिखेंगे। अगर गलती से आपने रिवर्स कर दिया ना, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? कि ए वेक्टर अगर पहले से है लिखा हुआ है तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ही लिखना है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। समझ में आ रहा है? और इसके पहले जो आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए लिख पाते थे हम। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है? बाय डेफिनेशन ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां पे ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड है, और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो कि क्या कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, मोड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिंपल क्या लिखेंगे बाबू? बोलो, ए बी साइन थीटा, एन कैप छोड़ देंगे, खाली मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, डायरेक्शन नहीं। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? अरे साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी नीचे आ जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड में क्या हो जाएगा? ए और बी। ए क्या है एक्चुअली में? ए एक्चुअली में क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है,
और बी क्या है एक्चुअली में, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अलग अलग करके भी इस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे ऊपर में, और नीचे क्या लिखेंगे, ए का अलग से मैग्नीट्यूड और बी का अलग से मैग्नीट्यूड करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये जरूरत कब पड़ेगा, जब आपको बोला जाएगा कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ जरा। तो यहां पे थीटा आपको दिख रहा है ना, ये थीटा निकालना पड़ेगा, तब आप क्या निकालेंगे, साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। और साथ में जो चीज आपको दिख रहा है यहां पर क्या ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, और डिवाइड में ए वेक्टर का मोड क्रॉस, ये सॉरी मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर। क्लियर है कि नहीं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इस तरह से निकाला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। कॉस थीटा करके भी किए थे, याद कीजिएगा। ठीक, तो ढूंढेंगे मौका कि कॉस थीटा का मौका दे रहा है कि साइन थीटा का मौका दे रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने बोल रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है। चलिए जो भी हो, क्लियर है। अच्छा ये बात बताइए, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या लिख रहा है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी इक्वल टू हमेशा क्या होने वाला है, ए बी साइन थीटा एन कैप विथ डायरेक्शन। अगर हम देखें ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ए के बारे में तो आप नहीं कह सकते क्योंकि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्वेश्चन देगा, बी का जो मैग्नीट्यूड वो क्वेश्चन देगा, लेकिन साइन थीटा के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जब ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या होता है यार, 1 होता है ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे 1। साइन थीटा इक्वल टू मैक्स लिखा हुआ, मैक्स मतलब मैक्सिमम, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब थीटा का वैल्यू, अरे जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। समझ में आ रहा, और वैल्यू क्या आएगा एक्चुअली में 1। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं ना सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मोड नहीं लिखे हैं, ये ब्रैकेट जो दिए हैं ये मोड नहीं है, मोड मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा बच्चा लोग, ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो यहां पे वैल्यू अगर बैठाया जाए क्या ना, ए का मैग्नीट्यूड सर ए, बी का मैग्नीट्यूड सर बी, और साइन थीटा क्या निकल के आ रहा, 1, साइन थीटा निकल के आ रहा 1, तो छोड़ दो 1, क्या बच रहा खाली एन कैप। क्लियर है कि नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या मैक्सिमम वैल्यू समझ में आया है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ओनली ए इंटू बी, ओनली ए इंटू बी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो डायरेक्शन तो एन कैप के साथ दिखाना होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 6th प्रॉपर्टी, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज मिनिमम। सिंपल सी बात है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम होगा। किस तरह से, अरे मिनिमम वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 0 कैसे आ रहा है देख लीजिए। बोले सर नेगेटिव भी तो आता है सर, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। वैल्यू का बात हो रहा है, डायरेक्शन के साथ नहीं। -1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो क्या होगा, जो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू -1 इज -2। माइनस यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, और कुछ नहीं। तो वैल्यू का बात अगर करें तो 0 से मल्टीप्लाई करो। साइन थीटा अगर 0 हो जाए तो पूरा चीज को क्या कर देगा, वो वैनिश कर देगा, 0 कर देगा। समझ में आ रहा है, और ये 0 कब आ सकता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, बोलो रे 0 डिग्री हो। और कोई 180 डिग्री नहीं हो सकता है, अरे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो भी तो हो सकता है। अरे हर वैल्यू 180 के बाद रिपीट करता है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है ना टीचर, यस और नो। साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। चलिए आगे बात करें, तो देखिए ध्यान से, अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालें, दैट इज ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू का अगर हम बात करें, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा ना सर, ए बी, और यहां क्या लिख देंगे, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या बैठा देते हैं, 0 या 180 बैठाओ, कुछ भी बैठाओ, और साथ में एन कैप। अरे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, गेम ओवर। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, यही मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है, मिनिमम वैल्यू। यह एक बात चर्चा करना चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू कब आया और मिनिमम वैल्यू कब आया। क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू कब आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, बोलो ना, ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब आता है, जब दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए
90 डिग्री हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम इससे क्या बोल देंगे, हाँ सर मैक्सिमम ए क्रॉस बी आएगा। ए क्रॉस बी क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। ये नोट कीजिएगा बढ़िया से इस चीज को, ठीक है, हम अलग से बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बोलो क्लियर है यहां तक, आगे बात करें हम। देखो ध्यान से, मिनिमम कब आएगा, ए क्रॉस बी मिनिमम कब आएगा, ए क्रॉस बी मिनिमम कब आएगा, लो बच्चा लोग बताओ जरा। जब एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर एक ही तरफ हो, अरे एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब एंगल का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं, और 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, कोलिनियर। अरे कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं ना इसको, इसको क्या बोलेंगे, आपस में परपेंडिकुलर है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये दोनों क्या है आपस में, ऑर्थोगोनल है। नोट कीजिएगा इस चीजों को, छोटे छोटे चीजें हैं, बारीकी है इसमें लेकिन। और यहां पे दोनों एक ही तरफ हो दो वेक्टर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फिर से लिख देते हैं क्या, कोलिनियर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल देखो 0 डिग्री। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कुछ भी नहीं है, दैट इज 0 डिग्री है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और कुछ है, हाँ देखो ध्यान से, 180 डिग्री, मतलब एक वेक्टर अगर इधर है ए वेक्टर, और एक वेक्टर अगर इधर है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है 180 डिग्री, तब भी मिनिमम होगा, यस और नो, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, जिसे आप क्या कहते हो, एंटी पैरेलल वेक्टर, यस और नो बोलिएगा, मैच कर रहा बातें, क्या कह देंगे इसको हम, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर होना चाहिए या एंटी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल। तो बातें इधर हमने लिख दिया है, ये बॉर्डर है बीच में, ये आपका बॉर्डर है बीच में, ठीक है। इधर का बातें, ये बातें जो कहा मैक्सिमम के लिए कहा, और ये बातें इधर जो कहा वो मिनिमम के लिए कहा। बातें क्लियर है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्लियर हो गया। मैक्सिमम परपेंडिकुलर होना चाहिए, मिनिमम या तो एक ही डायरेक्शन में दोनों होगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में, बात खत्म, आगे बढ़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इज अ नॉल वेक्टर। देखिए ध्यान से समझाते हैं, मान के चलिए कि ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं, ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड ए है तो इस ए का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए ही होगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, अरे ए वेक्टर का एंगल ए वेक्टर के साथ क्या, कुछ भी नहीं, मतलब 0 डिग्री। एन क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो सब तो पूरा हो गया, साइन 0 डिग्री 0 हो गया, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, सब 0 आ गया। और 0 नहीं लिखेंगे इसको, 0 वेक्टर लिखेंगे। दिस इज नॉट ओनली 0, दिस इज 0 वेक्टर, जिसे आप क्या कहते हो, नल वेक्टर। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप कीजिएगा बाय विवेक सर, मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जब खुद के साथ खुद का प्रोडक्ट होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है, नल वेक्टर आता है। याद रहेगा क्या आएगा, नल वेक्टर। और नल वेक्टर का डायरेक्शन आप अपने इच्छा के अनुसार किधर भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, डायरेक्शन क्या है, नल है, मतलब आप किधर भी ले सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब यहां पे क्या कह रहा, ध्यान दें। अच्छा, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, ये देखिए एक यूनिट वेक्टर ले लिए एन कैप, एक और यूनिट वेक्टर ले लिए एन कैप, और इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो जरा यार, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, फिर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है। यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, एन कैप, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन, सीधा सीधी आप कह सकते हो 0 वेक्टर, यस और नो। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो यूनिट वेक्टर ही क्यों ना हो, आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। जैसे कि अब यहां से याद करने वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आई कैप का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं, यहां पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स,
एक्स डायरेक्शन में क्या, आई। अगर आई के साथ आई का क्रॉस कर दिया जाए तो भी क्या आएगा, इसका मतलब बोलो रे, 0। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। जे के साथ जे का क्रॉस कर दिया जाए तो भी क्या आ जाएगा, 0। और के साथ के का क्रॉस कर दिया जाए तो भी क्या आएगा, 0। हाँ, ये नहीं पढ़ा है आपको, आई के साथ जे करेंगे तो क्या होगा, वो अलग से बात करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आ गया, खुद के साथ खुद को प्रोडक्ट करने से क्या आ जाता है, 0। प्रोडक्ट मतलब यहां कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। याद करो, आई डॉट आई अगर करते थे तो 1 आंसर आता था, ये डॉट नहीं है, क्या है, क्रॉस है। अगर क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा, आई डॉट आई क्या आएगा, 0। खुद के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। खुद के साथ खुद का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, नल वेक्टर होता है, सीधा सीधी। क्लियर है कि नहीं है, क्या बातें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, क्या आपको समझ में आ गया है, क्या आपको समझ में आ गया है। अलग अलग वेक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा हमको। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, अभी हमने देखा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे के, लेकिन हमने ये बात समझा कि आई को आई के साथ क्रॉस करें, जे को जे के साथ क्रॉस करें, के को के साथ क्रॉस करें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, नल वेक्टर 0 आता है। अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई जे के इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। बोलने का मतलब यह है कि अगर आई है, आई के साथ जे को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, जे के साथ के को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, के साथ आई को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा। क्लियर है कि नहीं, अब ये सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। इधर देखेंगे आप, आई के साथ जे को क्रॉस करेंगे ना तो इसके बाद आपको जो दिख रहा है वो लिख दीजिएगा, क्या दिख रहा है, के। फिर जे के साथ के को करेंगे ना तो इसके बाद जो आपको दिख रहा है क्या लिख देंगे, आर। अरे जे, अरे ले ला, देखो ध्यान से, सर्कल बना दी, ऐसे सर्कल जैसा दिख रहा है, सर्कल बना दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे हम आई लिख दिए, ठीक, ऐसे कर दिया एरो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, यहाँ पे जे लिख दिए, क्लियर है, ऐसे एरो कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे के लिखा हुआ है, हम यहाँ पे के लिख दिए और ऐसे एरो कर दी, क्लियर, क्लियर है। हम लिखने जा रहे हैं यहां पर आई क्रॉस जे, ठीक, क्या आएगा, के। आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के क्या। सिमिलरली जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, बोलो रे, आई क्या। सिमिलरली के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या, जे क्या। बोले क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। लेकिन आपसे पूछ रहेंगे अब कि आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई भी के कैप होगा। अभी आपने पढ़ा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सिंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, तो अगर आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, अरे माइनस के कर दीजिएगा, बात खत्म। सिमिलरली अगर के क्रॉस जे पूछा जाए तो क्या कर देंगे, माइनस आई के। और अगर यहां पे आई क्रॉस के कर देंगे, देख रहा है के क्रॉस आई है, तो आई क्रॉस के अगर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस जे। कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, ध्यान दो। देखो एरो पे ध्यान देना, एरो पे, ये वाला एरो नहीं है, आई कैप है, क्या है, आई कैप। ध्यान दो, आई के, आई से कहां गए, जे, और जे से कहां जा रहे हैं, के, तो आई क्रॉस जे के। लेकिन अगर उल्टा पूछ दिया जाए कि जे से कहां जा रहे हैं, आई, तो क्या आएगा, नहीं के नहीं आ रहा, एरो किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, एरो, एरो किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, लेकिन लिखना क्या है हमको, के, तो उसका उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब माइनस होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा। लॉजिकली आप याद कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे तो के होगा, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के होगा। क्लियर है, उसी तरह के क्रॉस आई जे होगा। समझ में आ रहा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये जो चल रहा कहानी वो क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, दिख रहा है, ये घड़ी का उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है आई जे तो के आई तो जे के तो आई, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज घुमा दो तुम इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा देना। बोले क्लियर है। अब सवाल उठा रहे हैं, क्यों, किताब में यहां तक लिखल है।
कोई जमींदारी है कि आई जे और के कर देंगे, ऐसे उन्होंने रट्टा मार रहे हैं क्या? नहीं होता है कि ऐसे है तो ऐसे कर देना बबुआ, ऐसे सब कर रहा है। सवाल अब उठ रहा है ऐसा क्यों? यहां से रोल टीचर का स्टार्ट होता है, बाकी सब आप खुद भी कर सकते। देखिए बेसिक्स जिसका बढ़िया है वो आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ध्यान से, हमको निकालना, एक तो बता दे रहे, बाकी सब आप कर लीजिएगा, ठीक है? कि हमको निकालना आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे का मतलब ये होता है कि आई का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कितना 1, और जे का भी मैग्नीट्यूड 1, फिर बीच में क्या लिखते हैं साइन थीटा। थीटा क्या है? अरे आई और जे के बीच का एंगल, देखो ध्यान से, आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां लिख दिया साइन 90 डिग्री, और साथ में क्या एन कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे साइन 90 का भी वैल्यू कितना होता है 1, छोड़ देते हैं। यहां क्या बच रहा है ओनली एन कैप। अब देखो ध्यान से, ये एन कैप किधर होगा? हमने आपको बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आता है वो भी वेक्टर आता है, और उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन किधर होगा? ये जो दो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ, तो आई का परपेंडिकुलर और जे का परपेंडिकुलर खुद कौन होता है? आई का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और जे का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। कौन होगा? के होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के। क्या बोलिए, मजा आया कि नहीं? समझ में आया? ये बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप ये तो रट्टा मार रहा है सब, तरह को स्कूल में भी पढ़ाएगा। समझ में आया कैसे आया के? बाकी भी तुम ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया है? हमने आपको शुरू में ही बोल दिया था ना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो दोनों इन दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई का परपेंडिकुलर भी क्या होगा, जे का परपेंडिकुलर भी क्या होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आई का परपेंडिकुलर जे लिख देता तो जे का और जे का मैच नहीं करता ना। हमने बोला दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे एक और प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और कंपोनेंट के टर्म पे दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, जैसे कि ए वेक्टर दिया हुआ है ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, इस तरह से लिखा हुआ, और b एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि कंपोनेंट के टर्म पे है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और आपको पूछ लिया कि बताओ जरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है। तब आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना पड़ेगा, जो कि क्लास 12 में पढ़ेंगे आप, जिसका नाम है डिटर्मिनांट। क्या नाम है? डिटर्मिनांट। अब छोड़िए, उतना डरिए मत, यहां सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना है और कंपोनेंट का टर्म पे दिया हुआ है तो फटाक से आप सबसे पहले क्या लिख लेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरह से लिख लेंगे आप। बोलिए, इतना कोई टेंशन नहीं? क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए, यहां पर आई कैप के पहले क्या है? पहले क्या है? ए क्रॉस ए कैप। तो ए कैप का काम, सॉरी ए वेक्टर का काम कीजिएगा। आई कैप के पहले क्या है? ए एक्स है, आई के नीचे ए एक्स लिख दीजिएगा। फिर यहां देखिएगा, आई के पहले क्या है? बी एक्स, तो यहां क्या लिख दीजिएगा? बी एक्स। फिर ध्यान दीजिए, जे के पहले क्या है? ए वाई, और यहां जे के पहले क्या है? बी वाई। ध्यान से समझिए। फिर यहां के पहले क्या है? ए जेड, यहां के पहले क्या है? बी जेड। सेट कर दिए, ऐसे लिखना सकिएगा इस तरह से बॉक्स। इस तरह से अब आप सिंबल दे दीजिएगा। ये सिंबल जो है डिटर्मिनांट का सिंबल है। क्या है? डिटर्मिनांट। ये क्या है? डिटर्मिनांट। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करना हम सिखा देंगे, चिंता मत। बोलिए, पहले लिखने समझ में आ गया कि कैसे लिखेंगे? पहले आई जे के लिख देंगे। आई के पहले जो है उसको लिखिए, जे के पहले जो है उसको नीचे फिर लिखिए, जे के नीचे लिखिए, और के पहले जो है के नीचे लिखिए। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने सीखे हम। चलिए इसको सॉल्व करने सीखते हैं। अगर इस तरह से हम सेट कर लिए तो इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व दिस। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका। पहले आप लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे? जब आप लिखेंगे आई कैप तो आई कैप के नीचे जो भी चीज है उसको बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। आपको जो दिख रहा, बाकी क्या दिख रहा, ये चार चीज, इस पे फोकस कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? ए जेड, सॉरी ए वाई बी जेड लिखने जा रहे हैं। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा, क्या ना, ए वाई बी जेड, और बीच में माइनस दीजिएगा। ठीक है, बीच में माइनस देना, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज बी वाई ए जेड। अरे आगे पीछे लिखो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है? प्लस लिखना है,
ये वाला मिटा दे, ये तो समझाने के लिए बनाए थे। बोले क्लियर है यहां तक? अब आपको क्या लिखना है? बोले आई कैप का काम हो गया, अब किसका काम करेंगे हम? जे कैप का काम करेंगे। ये हमने लिख दिया प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस लिखे हैं। अगर प्लस लिखे हैं तो क्या करेंगे? अगर कोई कोई बच्चा यहाँ पे, कोई टीचर यहाँ पे माइनस लिखता है और जो बात सिखाता है वो भी सही है, लेकिन हम अगर प्लस लिखे हैं तो हम क्या करते हैं, ये आपको सिखा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो हमने बोला कि अगर आप इसके बाद क्या लिखेंगे, जे कैप लिखते हैं तो जे को बंद कर दीजिएगा। जैसे आई लिखे थे तो आई को बंद कर दिया। अब आप जे को लिख रहे हैं तो जे बंद, जो दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या क्या दिख रहा है? ना सर हमको ये वाला 2 चीज दिख रहा है और हमको ये 2 चीज दिख रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आपको क्या करना है इसके बाद बोलो तो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ax bz, है ना? बस यही गलती हो जाएगा। आपको ये लिखना, अगर आप यहां प्लस लिखे हैं तो आपको लिखना इधर से चल रहे हैं आप। अरे बाप इधर से चल रहे ना, आपने पहले इसको बंद किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको बंद किए हैं तो आप इधर से इधर चलिएगा, फिर इधर से इधर चलिएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अगर प्लस लिखे हैं तो, और अगर आपको अच्छा लग रहा कि नहीं तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां प्लस नहीं, क्या लिखेगा? माइनस, तब भी सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? बड़ी हम भी परेशान रहते थे इस चीज को लेकर के, अरे कर क्या रहा है भाई, लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि क्या कर रहा है। असल में आपको क्या करना होता है, एक तरफ से सॉल्व करते हुए जाना होता है। एक तरफ से इसको सॉल्व किए, फिर इसको जब बंद किए तो फिर इधर से इधर सॉल्व कीजिए, इधर पूरा खत्म हो जाएगा, तब फिर इधर वाला लगाइएगा। तो अभी हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। अगर आपने प्लस लिखा है तो एजेड बी एक्स लिखना होगा। क्या लिखेंगे? एजेड बी एक्स, फिर माइनस डालेंगे, जो बच रहा है ए एक्स बी जेड। क्या बच रहा है? ए एक्स बी जेड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फिर आप प्लस डालेंगे, क्या लिखेंगे? अरे आई जे हो गया, क्या लिखेंगे? के कैप लिख दिए। तो के कैप जब लिख देंगे तो आपको क्या दिखेगा जरा बताओ तो? के वाला रो पूरा बंद कर देंगे। ये बंद कर देने से क्या दिख रहा है? ये 4 एलिमेंट्स दिख रहा है। इसको एलिमेंट्स कहते हैं, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा। अब बताओ जरा क्या लिखेंगे? आपने इधर वाला सॉल्व कर दिया, अब फिर इधर से चलेंगे, समझ में आ रहा? तो फिर अब क्या लिखेंगे? ए एक्स बी वाई, ए एक्स, हाँ ए एक्स बी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो हमेशा ऐसे चलना है बोले हैं। और अगर आप अपने मनमौजी करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ आई जे के ही है, 3 ही टर्म है। डिटरमिनेंट ऐसे जरूरी थोड़ी कि 3 ही होगा। आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ एक और रो हो सकता है, एक और कॉलम हो सकता है। ये रो, ऐसे रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और रो हो सकते हैं, और कॉलम कहते हैं। अभी फिलहाल हम वेक्टर सॉल्व नहीं करा रहे, अभी क्या करा रहे हैं? डिटरमिनेंट सॉल्व करा। हम बोले ना यहाँ तक वेक्टर है, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं भाई। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने सिखा रहे हैं हम आपको। इसको क्या कहते हैं जानते हो? 1 2 3, 1 2 3, 3 by 3 डिटरमिनेंट। मैंने इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स है, इसको बोलते हैं 3 by 3 डिटरमिनेंट्स। 3 by 4 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है, 4 by 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ क्या है? 3 by 3। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उतना गंभीरता में मत जाओ, नहीं तो मैथमेटिक्स पढ़ाने शुरू करेंगे गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे तो हमको मैथ आ रहा होगा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो फिर उतना गंभीरता में मत लेके जाओ हमको, नहीं तो हम डूब जाएंगे और तुमको भी डुबा देंगे। इधर आते हैं, बोलो समझ में आया यहां तक? ए एक्स बी वाई, फिर बीच में क्या लिखेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद ए वाई बी एक्स, या बी एक्स ए वाई, एक ही बात है। बी एक्स ए वाई, आगे पीछे लिख सकते, फर्क नहीं पड़ता। बोलिए पैटर्न समझ में आया? आप चाहते हैं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन में हम यहां लिख देते हैं, माइनस लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, और इसको ऑपोजिट कर दीजिए ना। क्या करना है? यहाँ पे ए एक्स बी जेड और माइनस ए जेड बी एक्स, हम दोनों लिख दिए। आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, मेरा काम है सब बता देना। बोलो कंपोनेंट्स जब दिया हुआ रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है, लेकिन खत्म हो जाने से खत्म नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट प्रॉब्लम चीजें क्या हो गया? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे लिखे हैं ए जेड बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी जेड, ठीक है। यहाँ पे ये वाला माइनस हो गया है, ये माइनस उठा के बाहर कर दिए। क्या प्रॉब्लम है? सब राइट है। तो तुमको क्या लग रहा है? यहाँ प्लस लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए, वह माइनस से लिखेंगे। ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हमने प्लस में लिखा था पहले, तुमको अच्छा नहीं लगा था इसीलिए हम ऐसे किए। बोले तो कुछ कुछ टीचर्स क्या करते हैं? प्लस माइनस फिर प्लस ऐसे लिखते हैं। तो भाई तुम घबराओ ना, इसलिए बता दिए कि जब हम क्लास 12 में पढ़ाएंगे तो हम वैसे ही करेंगे कि पहले लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे माइनस। तो तुम टेंशन मत लेना, वही चीज है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार? क्लियर है कि नहीं आ रहा है?
अब जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो और देखोगे तुम वहां पे, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ये खत्म थोड़ी हुआ, ये तो स्टार्ट कर रहे हैं अब, ये तो आपको हम हिंट दिए कि ऐसा पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, समझ में आ गया है? अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम जो भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स को हम प्रॉब्लम किस तरह से आता है एग्जाम में उस चीज को देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये, इफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड v वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप कंपोनेंट्स के टर्म पे है, देन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड विल बी, दिया हुआ ऑप्शन। ए क्रॉस बी तो पहले निकालो, फिर मोड निकाल लेंगे हम। तो जब कंपोनेंट के टर्म पे दिया रहता है और ए क्रॉस बी निकालना होता है तो जस्ट अभी हमने आपको सिखाया क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट लिखना पड़ता है। कैसे लिखते हैं? फटाक से आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देना होता है, और उसके बाद देखना होता है यहां आई के पहले क्या है 3, यहां आई के पहले क्या है 2, जे के पहले क्या है 1, यहां जे के पहले क्या है -2, यहां के पहले क्या है 2, यहां पे के पहले क्या है 4। बोले क्लियर है? और ये डिटर्मिनेंट का साइन हमने लगा दिया। इसको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दिस? वेरी इजी। पहले आपको आई कैप लिखना है, आई कैप लिख के ब्रैकेट लिखिए, इसको बंद कर दीजिए और बाकी 4 एलिमेंट्स को देखिए, दिस इंटू दिस, 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो रहा है? 4 माइनस। क्लियर है कि नहीं है? माइनस का सिंबल दिए। फिर देखिए 2 2 जा 4 बट दिस इज माइनस, दिस इज -4, 2 2 जा 4 बट -4, तो माइनस ऑफ माइनस +4। बोलिए, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे, समझ में आ रहा कि नहीं? फिर हमने प्लस का साइन दिया है और जे कैप लिखा है और जे कैप लिखा है, तो ये बंद कर देंगे। और अगर इसने प्लस लिखा तो शुरू कहां से कीजिएगा? यहां से, अभी आपको बोला था, अगर आप प्लस का साइन दिए हैं तो शुरू कहां से करना है आपको? यहां से शुरू करना है, दिस इंटू दिस कीजिएगा। और अगर आप माइनस दीजिएगा तो आप कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे, दिस इंटू दिस की। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? तो जो लिखना है आपको एक ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लिखे हैं तो दिस इंटू दिस कीजिए, 2 2 जा 4 माइनस, इधर क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 12। बोलिए, क्लियर है ना? फिर प्लस का साइन देंगे, के क्या, के बंद कर दीजिए, बाकी जो बच रहा देखिए 3 इंटू 2, 3 इंटू -2 -6, माइनस 2 1 जा 2। क्लियर है कि नहीं? अब क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए 8 आई कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 जे कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 के कैप। अरे निकल गया यार, क्या निकल गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अरे तेरे को क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकालना है। तो मोड मतलब मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? आई के पहले जो है उसको लिख के स्क्वायर करो, जे के पहले जो है उसको लिख के स्क्वायर करो, के पहले जो है उसको लिख के स्क्वायर करो और अंडर रूट निकाल दो। क्लियर है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? देखो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 60, -8 का स्क्वायर भी 64, -8 का स्क्वायर भी 64। ओके, समझ में आ रहा है? इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है सर 3 इंटू 64। बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? 64 से क्या निकल जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा 8 और क्या बच जाएगा 3। दिस इज योर आंसर, 8√3। देख लीजिएगा 8√3, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल लिए हैं, इसी सवाल से रिलेटेड है अभी जो आपने पढ़ा। इन अबव क्वेश्चन एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ये जो लिखे थे पहले। बी वेक्टर क्या है? ये जो लिखे थे पहले। ये दोनों वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है एक यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो बोल रहा है ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? विल बी। ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या होगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, चलिए एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर मान लीजिए, ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी, ए का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? तो मान लेते हैं कि ये जो आप निकाल रहे हो ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, जो निकल रहा है वो क्या है? सी वेक्टर। मान लेते थोड़ा, वो किधर होगा? अगर ए क्रॉस बी है तो बाहर की तरफ हमने आपको सिखाया, अभी क्या लिख दीजिएगा? डॉट, अंदर की तरफ क्रॉस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता क्या है? इसी वेक्टर की तरफ होगा ना यूनिट वेक्टर, तो परपेंडिकुलर बोला है। अरे ए वेक्टर का भी परपेंडिकुलर, बी वेक्टर का भी परपेंडिकुलर, तो ये सी वेक्टर किधर है? ए का भी परपेंडिकुलर, बी का भी परपेंडिकुलर है, मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा पक्का सी की तरफ ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज यूनिट वेक्टर। क्या आपने डेफिनेशन पढ़ा है?
बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, अगर यूनिट वेक्टर को एन कैप लिख दिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर को क्या लिख दिया है, एन कैप। यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, पढ़ा चुके हैं। यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और एन कैप किधर है, सी की तरफ, अभी डिस्कस किए। मतलब सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जरा बताओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हो, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। निकालो भाई, क्लियर है कि नहीं, चलो निकालो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अभी निकाला था क्या, अभी निकाले थे ना, फिर से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम देख के लिख देते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने क्या निकाला था, याद आ रहा, हाँ, हम देख के लिख रहे हैं 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये आपने निकाला था ना डिटर्मिनेंट का सॉल्व करके। और ये इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था, मैग्नीट्यूड कितना निकला था आपका, 8√3, 8√3 निकला था। अब इस चीज को सॉल्व कीजिए, अरे इसको इसके साथ डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 8 कैंसिल, इसके साथ भी 8 कैंसिल, इसके साथ भी 8 कैंसिल, बचेगा क्या, 1/√3 सब में बचेगा, कॉमन ले लेते हैं, यहां से बच रहा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये बच रहा। अब सुनो ध्यान से, ये जो यूनिट वेक्टर है, सुनो ध्यान से यार, ये जो यूनिट वेक्टर है वो ऊपर के तरफ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ होता है तो ए और बी का परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अंदर की तरफ भी तो हो सकता है, अगर अंदर की तरफ यूनिट वेक्टर होगा तो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा, यस और नो। इसका मतलब ये जो चीज आपने लाया है ये बात तो सच है, लेकिन अगर इसके पहले अगर माइनस लिख दे तो भी सच है, यस और नो। माइनस लिख देने का मतलब क्या है, उसका ऑपोजिट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो या तो ऐसे होगा बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ होगा, क्लियर है कि नहीं। ये जो आपका वैल्यू आया है ये बता रहा है बाहर की तरफ, लेकिन फिर कह रहे हैं परपेंडिकुलर होना चाहिए बोला है, तो अंदर भी तो होगा। तो जो आया है वो प्लस माइनस दोनों ही होगा। वैल्यू देख लीजिए, यहां पे प्लस के साथ लिखा हुआ है, यहां माइनस के साथ लिखा हुआ है, बट दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या लिखा हुआ है यहां पे, ए एंड बी बोथ। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द टॉर्क ऑफ द फोर्स F इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन, इतना फोर्स है। एक्टिंग ऑन द पॉइंट R वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप मीटर अबाउट द ओरिजिन बी। यहां सवाल टॉर्क का है, तो आपको फंसना नहीं है, हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं, वेक्टर अप्लाई कैसे होता है इस चीज को हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप टॉर्क नहीं जानते हैं तो जब टॉर्क रोटेशन चैप्टर चलेगा टॉर्क बहुत अच्छा से समझ में आएगा, बट फिर भी समझाते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ठीक है, और ये देखिए ये एक गेट लगा हुआ है इस पे, इस तरह से, ठीक है, एक्सिस पे गेट लगा हुआ है, यहां पर हमने पकड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे पकड़ा है और इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे। असल में क्या कर रहे हैं आप, फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स के वजह से क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है, कहीं जा रहा है क्या, नहीं, ये घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये चैप्टर किस चैप्टर का है, रोटेशन चैप्टर का टॉपिक है टॉर्क। क्लियर है कि नहीं, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है हम डायरेक्ट अभी बता रहे हैं, बाकी आगे जो है टॉर्क जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी पोजीशन बता दिया गया कि टॉर्क कहां लग रहा है, तो ध्यान से देखिएगा पोजीशन क्या दिया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बोल रहा है पोजीशन क्या है, देखिए ये है पोजीशन, ठीक है, कहां से, अबाउट द ओरिजिन भी, अबाउट द ओरिजिन। तो यहां से एक काम कीजिए, एक पोजीशन ले लीजिए, ये आर वेक्टर है जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इस जगह पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस जगह पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो सकता है बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर ये इस तरह से है तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर अंदर की तरफ है तो समझ में आ रहा, अंदर की तरफ जाएगा तो घूमेगा, रोटेशन का बात हो रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली। क्लियर है कि नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ आपको सिंपल समझा रहे हैं कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, टॉर्क इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर है कि नहीं, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर होता है। अगर इतना पता है तो बाकी अभी वेक्टर सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखिए, हम टॉर्क तो सिखा ही देंगे आपको। क्लियर है कि नहीं, आगे बात करते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर, और आर वेक्टर दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमको पता है सर। ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे आ गया, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। तो पहले आर है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां गलती से एफ लिख दीजिएगा और बाद में आर लिखिएगा तो आंसर गलत आएगा, बिकॉज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड भले सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो बता रहे हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यही लिखना है आप। तो यहां से आई के नीचे क्या लिखेंगे, आर के पहले जो है देखेंगे, आई के पहले क्या है 3 है, और उसके बाद आई के पहले क्या है 2 है, फिर यहां जे के पहले क्या है 2 है, यहां जे के पहले -3 है, के पहले 3 है, और वहां पे के पहले 4 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अगर कोई बच्चा इस लाइन को पहले लिखता है, इस लाइन को बाद में लिखता, आंसर गलत आएगा। फिर कह दे रहे हैं गलत क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अब आई कैप हमने लिख दिया, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर देने से जो दिख रहा है ये 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो क्या होगा 2 × 4 दैट इज 8 माइनस 3 3 जा 9, लेकिन -9 तो प्लस हो जाएगा +9। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे प्लस जे कैप। अब ये बंद कर दिए, तो यहां से शुरू कीजिएगा कहानी, अगर ये बंद कर रहे हैं तो ये इधर से शुरू कीजिएगा। 3 × 2 दैट इज 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 × 12 12 -12, फिर प्लस के कैप, इसको बंद कर दीजिए तो ये दिखेगा आपको 3 3 जा 9 -9 हो जाएगा, -3 2 2 जा 4। क्लियर है कि नहीं? अब निकल करके आ रहा 8 दूनी 16 17 17 आई कैप, माइनस देखिएगा यहाँ पे निकल रहा -6 जे कैप, और यहाँ पे निकल कर आ रहा -13 के कैप। बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो ये निकला टॉर्क, क्या ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत समझ में आया? यहाँ टॉर्क आपको नहीं सिखा रहे थे, हम वेक्टर सॉल्व करने सिखा रहे हैं। क्लियर है? बोलो बच्चा क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इफ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये दिया हुआ। तो आपको बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बोर्ड लेवल का सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको बताया गया है कि अगर दिया हुआ है बच्चा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ये सी वेक्टर के बराबर है, तो ये जो सी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ए का भी परपेंडिकुलर होगा और बी का भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? तो यहां लिखा हुआ सी इज परपेंडिकुलर टू ए, ये तो सही स्टेटमेंट है। यहां पे लिखा हुआ सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये तो सही लिखा हुआ है, ये दोनों ही सही है। आपसे पूछा है व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर है कि नहीं? तो इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं है, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी हम। आगे बात करते हैं, इन दोनों पे बात करते हैं। लिख रहा है यहां पे सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मान के चलो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। क्लियर है? और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? अरे ट्राइंगुलर लॉ जानते हैं आप? जानते हैं? तो एक काम करते हैं, ट्राइंगुलर लॉ के हिसाब से दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये लो ए वेक्टर मान के चलो, हो सकता है यहां बी वेक्टर ऐसा था, हम उठा करके ऐसे कर सकते हैं, ये बी वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला होगा। बोलो हाँ कि ना? ये इसी को क्या कहेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोले क्लियर है कि नहीं है? मतलब ए वेक्टर जिस प्लेन में है बी वेक्टर उसी प्लेन में है, और ए प्लस बी वेक्टर भी उसी प्लेन में है। समझ में आ रहा है? तो अगर सी वेक्टर जो है ए का परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस बी का भी तो परपेंडिकुलर होगा। मान के चलिए सी वेक्टर के इधर है, ऐसे है बाहर की तरफ, तो ए से परपेंडिकुलर था ये, बी से भी परपेंडिकुलर था ये, तो ए प्लस बी से भी तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लिखा हुआ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किधर होता है? कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन किधर होगा? जानते हो किधर होगा ना? ए वेक्टर अगर इधर है और बी वेक्टर अगर इधर है, तो हमने आपको सिखाया था राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर इस तरह से यूज कर सकते हैं, ए पर हाथ रखो और बी की तरफ जाओ। ए क्रॉस बी किधर दिख रहा है? बाहर की तरफ। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो ए क्रॉस
ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगा, और सी भी तो उसी डायरेक्शन में है। अरे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। तो रॉन्ग पूछा था, तो ऑप्शन डी हमारा या इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉन्ग है ये रॉन्ग है, मैंने करेक्ट नहीं बोल रहे हैं हम, क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ, क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v के साथ, ओके, पैरेलल टू x एक्सिस, किस तरह से मूव कर रहा है, x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, इन xy प्लेन एज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, यहां पे पार्टिकल आपको दिख रहा है जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से चल रहा है, और ये जो v वेलोसिटी है पैरेलल टू x एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं? ओके, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट एनी टाइम t विल बी, किसी टाइम t पर इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले आपने मोमेंटम नहीं पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा, तो बता देते हैं फॉर्मूला। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला पढ़िए, उसके बाद तो आपको एंगुलर मोमेंटम पूरा पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम को हम L लिखते हैं, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, पोजीशन वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। और ये लीनियर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज लीनियर मोमेंटम, याद रखेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर, मास इनटू वेलोसिटी होता है। बोल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है कि नहीं? यहां वेक्टर साइन दिया है तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर होता है यार, मास वेक्टर नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको क्या बोला गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता, हम बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए कि चीजें क्या करना है। ठीक है सर, ये बातें हमको निकालना है, क्रॉस निकालना है। कंपोनेंट के टर्म पे कोई चीज दिया हुआ है नहीं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कंपोनेंट के टर्म पे अगर दिया हुआ रहता तो क्या होता, आई जे के ऐसे लिखते, और उसके बाद क्या करते हम, उसके बाद क्या करते बोलो जरा सर, आर के कंपोनेंट्स को लिखते हैं। आर के कंपोनेंट्स का मतलब, अरे भाई साहब ये वाला दिख रहा है ओरिजिन से कितना दूर है, तो आर डिस्टेंस दूर है। आर का कंपोनेंट क्या क्या लेते हो, एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हो ना, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? पोजीशन वेक्टर को हमने माना है यहाँ पे क्या ना, एक्स आई कैप माना है, वाई जे कैप माना है, और जेड के कैप माना है। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहां से बैठा दिए। अच्छा, अब बारी है मोमेंटम का। तो मोमेंटम का ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। दिस इज लीनियर मोमेंटम। आपका केमिस्ट्री का टीचर जो है आपको बताया होगा, बोर मॉडल अगर आपने पढ़ लिया होगा, दिस इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई पार्टिकल मूव करता है इस तरह से, रोटेट करता है, तो उसके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज लीनियर मोमेंटम पी एंड दिस एल इज एंगुलर मोमेंटम। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो P के जगह पे क्या बैठाएंगे, तो P वेक्टर को भी हम मान लेते हैं x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट P x है, आई कैप। y डायरेक्शन में मान लेते हैं P y है, j कैप। और z डायरेक्शन में P z है, k कैप। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पे क्या बैठा देंगे हम, P x P y और P z। बोलो क्लियर है? बोल यार क्लियर है? लेकिन यहां देख, सवाल में एक चीज बोला गया है, नोटिस करो, क्या है कि जो भी गेम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है। किस पर हो रहा है? अगर एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है तो जेड कहां से आया, समझ में आ रहा कि नहीं? जेड तो है ही नहीं, ना वेलोसिटी जेड के डायरेक्शन में देखना होगा तुमको, ना मोमेंटम जेड के डायरेक्शन में देखना होगा तुमको, ना पोजीशन जेड के डायरेक्शन में देखना होगा तुमको, कुछ नहीं देखना है। मतलब ये जो जेड का वैल्यू दिख रहा है वो क्या है, 0। एज द मोशन is in xy plane,
जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जेड की जगह हम क्या बैठाएंगे, 0। अब बात कर लेते हैं एक्स की जगह क्या बैठाएंगे। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। वाई की जगह क्या बैठाएंगे, एक्स वाई प्लेन में गेम हो रहा था, एक्स वाई तो कुछ है, जेड 0 है, दैट्स ओके। बट एक्स क्या है, एक्स इज द पोजीशन, किधर ना, एक्स डायरेक्शन में पोजीशन क्या है, अरे आर के जगह पे क्या लिखा है, एक्स आई कैप, तो एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या है पोजीशन, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है पोजीशन, ये निकालना पड़ेगा। अरे यहां से यहां तक क्या है, ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इफ दिस इज अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यस और नो, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज द इनिशियल वन, यहां से चलना शुरू कर रहा, ऐसा नहीं बोला गया कि यहीं पे निकालो, यहां बोला है किसी भी टाइम टी पे निकालो, किसी भी टाइम टी पे निकालो। तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं टी टाइम के बाद ये यहां पहुंचता है, मान लेते हैं यहां पे पहुंचता है, तो यहां पे अगर पहुंचता है तो टी टाइम पे ये डिस्टेंस कितना होगा सर, वेलोसिटी इनटू टाइम। और सवाल में बोला गया है वेलोसिटी कितना है, v है, हमेशा है, कांस्टेंट बोला है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी v, मतलब जहां से चल रहा है वो v वेलोसिटी से ही चल रहा है, और जहां तक चल रहा है वो v वेलोसिटी तक ही चल रहा है, से ही चल रहा है। और किसी टाइम t पर आपसे पूछा गया तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो x डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे, x के जगह पे x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा चलो y डायरेक्शन में बताओ, y क्या होगा, बोलो रे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दिया हुआ सवाल में, कितना है b, ये बदल रहा है क्या, कभी बदल रहा है क्या, ये तो बोल दिया गया है कि ये जो मास है, ये जो पार्टिकल है, ये चल रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मतलब चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ये b कभी बदलने वाला नहीं है, मतलब y का वैल्यू हमेशा क्या होने वाला है, b। बोलो हाँ कि ना, यस और नो, समझ में आया, फिजिक्स है ये, ठीक है कि ना। आगे समझते हैं, ये एक्स वाई जेड का कहानी हमने यहां डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं पी एक्स क्या है, पी वाई क्या है, पी जेड क्या है। भाई साहब अभी हमने बात किया कि जब मोशन एक्स वाई प्लेन पे हो रहा है तो वेलोसिटी आपका जेड एक्सिस में नहीं देख रहे हैं, अगर वेलोसिटी जेड एक्सिस में नहीं देख रहे हैं तो मोमेंटम कहां से आएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम कहां से आएगा, घंटा, मतलब यहां पे आप कह सकते हैं पी जेड भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पी एक्स क्या है और पी वाई क्या है, पी एक्स क्या होगा बताओ, मास इनटू वेलोसिटी होगा सर, क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है पार्टिकल का, m है, वेलोसिटी कितना है, v है, बात खत्म। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा पी जेड क्या होगा जरा बताओ, पी जेड क्या होगा, बोलो जल्दी से, मास इनटू वेलोसिटी, फिर से मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है, m है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है, अबे वाई एक्सिस में चल ही नहीं रहा ना, सीधा चल रहा है, कांस्टेंट, क्या बोल रहे हो, कांस्टेंट तो है लेकिन चल किधर रहा है यार, एक्स एक्सिस की तरफ, क्या वाई एक्सिस की तरफ चल रहा है, नहीं, तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0, तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ही लिख रहे हैं हम, बट वेलोसिटी बाय डिफॉल्ट 0 है, तो हम क्या करें, क्या होगा, 0। बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो सभी वैल्यूज को हमने निकाल दिया, इसमें पुट कीजिए और आंसर निकालिए। बोलिए समझ में आया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा यहां मिस्टेक हो गया, देखिएगा यहां पे हम पी वाई लिखना चाह रहे थे, पी जेड लिखा गया है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम कहां से आएगा, तो पी वाई इज 0, पी जेड तो 0 होगा ही, मोशन ही एक्स वाई प्लेन में, तो जेड में कहां से, वो अलग से बात कर ले, क्लियर है। अब एल निकालना था आपको, और एल क्या था ना, आर क्रॉस पी था, और उसके लिए आपने ये फॉर्मेट चुना था, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पे आपने क्या लिखा था, आर का वैल्यूज एक्स वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू क्या है, यहां देखो यार, एक्स का वैल्यू क्या है, वी टी है, वाई का वैल्यू क्या है, सॉरी कहां है, बी है, और जेड का वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सिमिलरली पी एक्स देखो, पी एक्स क्या है, एम भी है, पी वाई क्या है, 0 है, पी जेड क्या है, 0 है। अब इस चीज को सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है। अब इस चीज को सॉल्व कर दीजिए, अब इसको बंद कीजिएगा, तो आई कैप आएगा, आई कैप, इसको बंद करने से दिस इंटू दिस 0 माइनस 0, खेल खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 0 आ जा रहा आई के साथ, खत्म कीजिए खेला, प्लस जे कैप, इसको बंद करेंगे तो 0 इंटू एम भी 0 माइनस 0 इंटू वी टी 0, तो ये भी 0 आ जा रहा है, प्लस के कैप, इसको बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी टी इंटू 0 इज 0 माइनस एम बी इंटू बी, तो एम भी बी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा।
अब आप इसको मिटा रहे हैं, अब आप क्या कीजिएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, छोड़ दीजिए। इससे देखिए ध्यान से, माइनस एम भी बी आ रहा है, और किसके साथ ना, के कैप के साथ। ऑप्शन ढूंढिएगा, माइनस एम भी बी के कैप, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है? तो इस लेक्चर को करेंगे हम यही समाप्त। हमने इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन से शुरू करके एकदम हाई लेवल तक के सवालों को हमने सॉल्व किया है। और अगर इनमें कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो वो इस वजह से होगा कि आपको टॉर्क नहीं पता है, आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं पता है, लेकिन आपको वेक्टर पूरा समझ में आ गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्लियर है कि नहीं? हमारा इस वीडियो का पर्पस ही शुरुआत में बोल दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट सिखाना होता है। क्लियर है? तो यहां पर वेक्टर का टॉपिक खत्म होता है। तो आज से आप ये मान के चलिए कि वेक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी भी किताब से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।